नमस्कार। भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज के भोरे भोर की वो कड़ी जिस कड़ी ने आप सबके जहन में एक बात ला दी होगी कि आखिर कापर करूँ सिंगार प्रिया मोरे आनहर। जी हाँ, ये बातें हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति में गोपालगंज टू रायसीना हिल्स की बात हुई, लालू लीला की बात हुई और न जाने किस किस चीज़ की बात हुई। बिहार की राजनीति में कई ऐसे धरोहर जो इस बार नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी द शो मस्ट गो ऑन। इसी धर्रे पर लोकतंत्र भी चलेगा, आप भी चलेंगे और ये देश और बिहार भी चलेगा। बिहार की सियासत में चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण मोड़ पे आ गया और इस महत्वपूर्ण मोड़ पे दावे सबके बड़े हैं, पर इन दावों में सबसे मजबूत दावा किसका है ये हम आपको आज खोल खोल करके परत दर परत बताएंगे। भोरे भोर में हम बिहार की राजनीति के उन अनछुए पहलुओं पर विशेष टिप्पणी और विशेष विश्लेषण लेकर के आते हैं जिससे ये पता चलता है कि बिहार का मिजाज क्या है। ये मिजाज आपके द्वारा सेट किए गए, आपके द्वारा बताए गए और आपसे पूछे गए सवालों के आधार पर होता है, आपके कमेंट में दिए गए जवाबों के आधार पर होता है। इसके साथ ही इसमें वो भी बातें मिली होती हैं जो राजनीतिक दल के नेता अपने अपने हिस्से से कहते हैं और फिर उसे कसौटी पे कसा जाता है और तब आप तक पहुंचाया जाता है। आपको शुरू में ही हमने बताया था कि महागठबंधन और एनडीए के साथ साथ कई और गठबंधन बने हुए हैं। 6 गठबंधन नज़र आ रहे हैं और इन 6 गठबंधन में एक गठबंधन सबसे मजबूत जो अकेला अकेला चल रहा है, अपने आप को बता रहा है, वो है एलजेपी का गठबंधन। एलजेपी का गठबंधन नज़र आपको नहीं आ रहा होगा। बाकी सारे गठबंधन कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता करके और स्पष्ट कर चुके हैं कि हम किसके साथ हैं, कौन हमारे साथ है और हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, कितने कितने सीटों पर लड़ेंगे। पर एलजेपी का गठबंधन अकेला है, पर हिडन गठबंधन उसका कई लोगों के साथ है। कोई प्रेस वार्ता नहीं हुई है और ना कोई तय हुआ है कि वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा, लेकिन एलजेपी ने दावा किया है कि वो अपने हिस्से का 143 सीट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आप भी समझ रहे होंगे कि आखिर हम कह क्या रहे हैं और इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है वो आरजेडी है और निश्चित रूप से जिसने सबसे बड़े नंबर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है उसका दावा भी बड़ा होगा। लेकिन उससे ज़रा सा कम 143 सीटों पर 144 सीटों पे वीआईपी के बिदकने के बाद, या फिर कहा जाए कि उस कुनबे से बाहर होने का, जिसको महागठबंधन कहते हैं, होने के बाद आरजेडी के खाते में 144 सीटें आई हैं। 144 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है और उसके ठीक पीछे पिठिया ठोक जो कहा जाता है वो एलजेपी है। उसने भी 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की बहुत पहले घोषणा कर दी थी। सारे गठबंधनों से पहले उसने अपने गठबंधन, हिडन गठबंधन के तहत 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी और ये चुनाव वो अपने ही साथी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो सवाल है वो है और सबसे बड़ा इसमें आश्चर्यजनक बात भी इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि जहां केंद्र में एनडीए एकजुट है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए वो केंद्र में मंत्रालय भी उसके पास था। रामविलास पासवान जो हाल के 2 दिनों पहले दिवंगत हो गए हैं, वो उस मंत्रालय के हिस्सा थे जिसका नेतृत्व प्रधान सेवक कर रहे हैं। आपने लोकसभा चुनाव के समय में देखा होगा कि सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया था। सोशल मीडिया पर चौकीदारों की बाढ़ आ गई थी। इस बार बिहार की जनता किसे चौकीदारी देगी, सवाल यहाँ आता है और इस सवाल का जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं लगातार। तो कुछ आंकड़े हैं जिन आंकड़ों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। आंकड़े हैं कि 144 सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। उनकी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था और बाद में कांग्रेस जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, उसने बीच
प्रेस वार्ता में इस बात को स्वीकार किया और उसके साथ साथ लेफ्ट ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। अब स्थिति यह है कि लेफ्ट और कांग्रेस के हामी भरने के बाद अधिकृत उम्मीदवार के रूप में मुख्यमंत्री के तेजस्वी यादव हो गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कान पकड़ के कई बार कहा कि हमारे मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। पहले कप्तान घोषित किया था, लेकिन प्रेस वार्ता के ठीक पहले मीडिया सेंटर में आकर के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी नीतीश कुमार ही होंगे और एनडीए सत्ता में आती है तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इसके साथ ही अघोषित रूप से या फिर कहा जाए तो साझा विपक्ष जो अलग अलग गठबंधन है उसके भी कई लोगों ने, कई दलों ने कहा है कि चिराग पासवान में मुख्यमंत्री बनने की सारी खूबी मौजूद है और 143 सीटों पे दूसरे नंबर पे सबसे अधिक उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। 243 सीटों में से 143 सीट पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं और चौथे जो हैं वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा हैं। वो भी 6 दलों के साथ गठबंधन किए हुए हैं और उस दल के सबसे बड़े साथी ने या कहा जाए तो बीएसपी ने ये बात घोषित कर दिया है कि अगर हमें बिहार की जनता साथ देती है, अवसर देती है तो मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा होंगे। ये 4 तो घोषित हैं। इसके बाद अघोषित में आ जाइए। अघोषित में दावेदारी कहीं ना कहीं पप्पू यादव की भी है, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो कि 110 सीटों पर लड़ रही है, चौथे नंबर पे है। आंकड़ों की बात करें और सीट चुनाव लड़ने की बात करें तो 110 सीटों पर चौथे नंबर पे चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इसके हिडन एजेंडे की तरफ अगर जाते हैं आप तो ये 110 और प्लस 143, इसमें से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को खुश करने के लिए 1-2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एलजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। लेकिन सीटिंग एमएलए 2 हैं एलजेपी के जिनके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार कर ये स्पष्ट करने का और बताने का प्रयास किया है कि वो गुड़ खा रही है, गुलगुल्ला से उसे परहेज है। अब इसमें आ जाइए सबसे अंत में। तो सबसे अंत में यही है कि आखिर ये लड़ाई हो क्यों रही है। इस लड़ाई के पीछे 2020 के चुनाव के पीछे वो सरकार है जो 29 नवंबर से पहले बननी है। उसे बनाने के लिए आप वोट करेंगे, आप एक विधायक चुनेंगे और ये विधायक मुख्यमंत्री का चयन करेंगे और मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि सभी दलों ने अपने अपने तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे का घोषणा कर दिया है। अब इस घोषणा में दावेदारी किसकी बड़ी है? आखिर ये सब जो खेल खेल रहे हैं इसमें से खिलाड़ी कौन है? चुनाव परिणाम के बाद कौन अनाड़ी होगा और किसे मिलेगी चौकीदारी, ये प्रश्न सबसे बड़ा है। इस प्रश्न का जवाब खोजते खोजते जब हम अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं तो हमें कुछ आंकड़े मिल रहे हैं। वो आंकड़े यही बताते हैं कि कुछ ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी प्रधान सेवक ने, चौकीदार ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार हैं तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन उन्हीं के एक मजबूत साथी चिराग पासवान की पार्टी ये कहती है, चिराग पासवान खुद कहते हैं कि नीतीश कुमार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुख्यमंत्री बन करके उन्होंने बिहार को दिया हो। 7 निश्चय भी उनका नहीं है। ये तो महागठबंधन का एजेंडा है और ये लूट खसोट का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। इसके भरोसे भारतीय जनता पार्टी बेकार आगे बढ़ रही है। उसे अपने एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहिए और अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार देना चाहिए, जिससे कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनने में कोई हिचकिचाहट न रहे। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि यदि बिहार की जनता नीतीश कुमार को वोट देती है तो वो अपना वोट जाया कर रही है। बड़ी बात है, बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी भी खोज रही है। एक तरफ ये बातें हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डबल गेम खेल रही है। डबल गेम तो नीतीश कुमार भी खेल रहे हैं। नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं चुनाव परिणाम का। परिणाम में जो भी होगा उसमें नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो ड्राइविंग सीट पर रहें और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ड्राइविंग सीट पे वो रहे। अब ऐसी स्थिति में कहना यह है राजनीति के जानकारों का कि आखिर ये किसे मूर्ख बना रहे हैं।
उस बिहार की जनता को जिसने दुनिया में लोकतंत्र की अपनी एक परिभाषा गढ़ी है, लोकतंत्र को एक दिशा दी है। राजनीति यहाँ दिन रात सोते जगते, चाय पान के दुकान, रिक्शा चालक तक, दिल्ली दिहाड़ी मजदूर तक बिहार की राजनीति के नस नस से वाकिफ है। वो जानता है कि उसे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, किसे नेता बनाना है, किसे नहीं बनाना है। जातीय आंकड़ों से जुड़ा हुआ ये बिहार जब चुनाव में आता है तो सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं और सबसे बड़ा समीकरण हो जाता है जातीय आंकड़े। हमने पहले भी आपको बताया है कि जो नज़रें हैं वो नज़रें बड़ा दूर तक लेकर के गए हैं इस बार लालू प्रसाद ने आरएसएस के कैडर वोटर की तरह लेफ्ट को अपने साथ रख करके ये दिखाने का और दर्शाने का और उस पर मुहर लगाने का प्रयास किया है कि जिस तरह से आरएसएस का कैडर वोटर है वो सर्वे करके ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना पानी में है, घोघो रानी कतक पानी, वो स्थिति इस बार लेफ्ट के साथ होने जा रही है। और लेफ्ट के भी कैडर वोटर होते हैं और वो वोट एक मुश्त जहाँ जाता है वहाँ जाता है। यही कारण है कि हाशिए पर कही जाने वाली लेफ्ट हर चुनाव में अपने कुछ न कुछ उम्मीदवार और प्रत्याशी आज भी मैदान में उतारती है और सदन में भेजती है। इन सब के बावजूद जब बात करते हैं आंकड़ों की तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो बिहार की जनता को बताने की कोशिश कर रही है कि वो एलजेपी से अलग है, नीतीश कुमार के साथ है, दोनों हाथ में लड्डू लेने का प्रयास कर रही है, उस पर जदयू का कहना है कि ये नीरा मूर्खता है। कभी दोनों हाथों में लड्डू हुआ है क्या? भारतीय जनता पार्टी निश्चित की तरफ से छोड़ करके अनिश्चित की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से डैमेज कर रही है। उसे स्पष्ट करना चाहिए और स्पष्ट करने का प्रक्रिया भी हुआ है। आपने देखा होगा कि जो लोग एलजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों को पार्टी से निष्कासित भी करने का काम किया गया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एलजेपी के साथ नहीं है और कई बार इस बात को चिचिया करके जोर जोर से चिल्ला के बोल रही है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी शांति से बिना किसी शोरगुल के आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तेजस्वी यादव को ये बात पता है कि इस बार एमवाई समीकरण पर वो उनका पूरा अगर पूरा नहीं तो प्रतिशत में सबसे अधिक उनके हिस्से में जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार से मोह भंग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, बिहार में उसकी सत्ता डगमगा रही है। एलजेपी के साथ जो उसने नेक्सस बनाया है, दोयम दर्जे का दोहरा खेल खेल रही है, वो बिहार की जनता समझ चुकी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एमवाई फैक्टर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के भी कोर वोटर हैं और आरजेडी में लालू प्रसाद ने भी अपने सामाजिक न्याय का एक वोटर बैंक पैदा किया है। ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपने सर्वे के दौरान भी देखा होगा कि क्या स्थितियां हैं। 144, 143, 115 और 110, 70 भी हैं, 29 भी हैं, 11 भी हैं और 7 भी हैं। ये हम आपको बता रहे हैं बड़ी पार्टियों के और बड़े गठबंधन के जो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी पार्टियां, पप्पू यादव का एक गठबंधन है वो भी चुनाव लड़ रहा है, यशवंत सिन्हा का एक गठबंधन है वो भी चुनाव लड़ रहा है, प्लूरल्स अपने बदौलत चुनाव लड़ रहा है। उसने भी एक प्रयास किया है पढ़े लिखे लोगों को लाने का, इस चुनावी समर में उतारने का प्रयास किया है। कॉरपोरेट ऑफिस की तरह इंटरव्यू लेकर के उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी 6 दलों का गठजोड़ है। इसके अलावा 12 दलों का एक और गठजोड़ है, ग्रैंड अलायंस है, सुपर अलायंस है, डेमोक्रेटिक अलायंस है। अलायंस की कमी नहीं है, लेकिन इन सब अलायंस में सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव का तो सीधा टक्कर 2 लोगों में है और तीसरे चिराग पासवान किसके वोट काटेंगे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ऐसी स्थिति में कौन खिलाड़ी, कौन अनाड़ी और किसको मिलेगी चौकीदारी, ये प्रश्न आप पर निर्भर करता है। आप बिहार की जनता जनार्दन आंकड़ों के हिसाब से क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर नीतीश कुमार पर भरोसा करेंगे, या परिवर्तन के नाम पर आपको चिराग पासवान पसंद हैं जो आगे अगर उन्हें उचित भागीदारी मिलती है तो अपने पिता की तरह क्या 2020 में, 2005 में जो पहला चुनाव हुआ था फरवरी में, वो दोहराने का प्रयास करेंगे। ये सारे आंकड़े 10 तारीख को सीधे हो जाएंगे।
पर इससे पहले आपको विचार करना है, और वो विचार कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आपको एक मजबूत सरकार बनाने के लिए बाध्य करता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता है, रात के 12 बजे हो या फिर 2 बजे हो। आपने देखा कि 2 बजे रात में जब टिकट बंटवारा हो रहा था तब भी हमारी टीम दरवाजे पर खड़ी थी और हमने बताया कि रात के अंधेरे में किसे किसे टिकट मिल रहा है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।